अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है आयनी तवाज़ुन या आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू एक इम्पोर्टेंट यूनिट है, तो हमें इसको अच्छे से समझना है। तो चलिए देख लेते हैं हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक इस वीडियो में है बर्क गुजार या इलेक्ट्रोलाइट्स जिसे हम कहते हैं। इसके टाइप्स हम देखेंगे, कभी बर्क गुजार क्या होता है और कमज़ोर बर्क गुजार क्या होता है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखेंगे तज्जियाती शरह या डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस क्या होता है, उसको किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और परसेंटेज डिसोसिएशंस क्या होता है, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड टॉपिक है अरहेनियस का नज़रिया। तो एसिड और बेस के मुतालिक अरहेनियस ने क्या नज़रिया पेश किया, अरहेनियस के मुताबिक कौन सी चीज़ें तेज़ाब है और कौन असास है, उनके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हम देखेंगे। उसी तरीके से लॉरी ब्राउनस्टेड का नज़रिया, ये भी एसिड और बेस के मुतालिक नज़रिया है। तो लॉरी और ब्राउनस्टेड का नज़रिया देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे लेविस का नज़रिया। लेविस का नज़रिया भी एसिड और बेस के मुतालिक है। तो लेविस के मुताबिक कौन सी अशय तेज़ाब है और कौन सी अशय असास है, उसके एग्ज़ाम्पल्स वगैरह हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आयंस क्या होते हैं। आयंस हम किसे कहते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल्स सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मीन्स इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों बैलेंस रहेगा, इसलिए सोडियम पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। लेकिन अगर हम फर्ज करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन सोडियम खो देता है, खारिज करता है, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। मतलब 10 निगेटिव चार्ज होंगे और 11 पॉजिटिव चार्ज होंगे, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सोडियम एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, केटाइंस कहते हैं। उसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें जैसे क्लोरीन, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 17 ही प्रोटॉन्स होंगे। यहाँ पर भी प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल है, मतलब दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और क्लोरीन पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं होगा। लेकिन सपोज कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन कबूल करता है, कहीं से उसे एक इलेक्ट्रॉन्स मिलता है और वो एक इलेक्ट्रॉन कबूल करता है, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज 18 हो जाएंगे जबकि पॉजिटिव चार्ज 17 ही है, मीन्स एक नेगेटिव चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब किसी एटम पर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसे हम कहते हैं एनायंस। और इन दोनों को अगर किसी एटम पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो तो हम उसे क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशंस थी आयंस के मुतालिक। अब हम देख लेते हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, तवाज़ुन मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन से समझते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें ए बी मॉलिक्यूल्स टूट रहा है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस में, आयंस तैयार हो गए। अब क्या होगा, शुरुआत में ए बी मॉलिक्यूल टूटेगा और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस तैयार करेगा, लेकिन जैसे ही ज़्यादा मिकदार में ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस तैयार होंगे, ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर से हमें रिटर्न ए बी मॉलिक्यूल्स देंगे। तो ये दोनों साइड से रिएक्शंस रहेगी, ए बी कन्वर्ट होगा ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव में, और उसी तरीके से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव कन्वर्ट होंगे किसमें, ए बी मॉलिक्यूल्स में। तो ये रिएक्शंस कंटिन्यू रहेगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब जितने ए बी मॉलिक्यूल्स ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट होंगे, उतने ही ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, ए बी मॉलिक्यूल्स में। फॉर एग्जांपल
कि अगर 20 मॉलिक्यूल्स ए बी के टूटकर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना रहे हैं, तो 20 ही ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस जो है वो आपस में जुड़कर क्या बनाएंगे, ए बी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो इस स्टेट को हम कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस स्टेट पे क्या होगा, ए बी मॉलिक्यूल्स की तादाद और ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव आयंस की तादाद ये मुस्तकिल रहेगी। जितनी भी होगी, जितने भी ए बी मॉलिक्यूल्स रहेंगे उनकी तादाद मुस्तकिल रहेगी। उसी तरीके से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव की तादाद भी मुस्तकिल रहेगी। तो इस स्टेट को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट या तवाज़ुन की हालत। शुरू करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट या बर्क गुजार। इलेक्ट्रोलाइट या बर्क गुजार हम किसे कहेंगे, तो पहले हम इसकी तारीफ देख लेते हैं। ऐसी कीमियाई अशिया जो पानी में हल होकर आयंस तैयार करती हो बर्क गुजार कहलाती है। मतलब कोई भी शय जो पानी में हल होने के बाद हमें आयंस देगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, निगेटिव पॉजिटिव आयंस देगी, उस शय को हम क्या कहेंगे, बर्क गुजार या इलेक्ट्रोलाइट्स। इसी आयंस के ज़रिए जो है बर्क गुजर सकती है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, बर्क गुजार या इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम HCl की बात करें, जब HCl को हम पानी में हल करते हैं तो जैसे ही हम HCl को पानी में हल करेंगे तो HCl जो है वो टूट जाएगा, डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव और Cl निगेटिव आयंस। तो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव आयंस हमें मिल रहे हैं कब, जब हम इन्हें HCl को जब हम पानी में हल करेंगे तो हमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस मिलेंगे। तो HCl हमारा क्या हो जाएगा, बर्क गुजार या इलेक्ट्रोलाइट्स। उसी तरीके से अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH को भी जब हम पानी में हल करेंगे तो NaOH भी Na पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस में तब्दील होगा। यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस मिलेंगे, तो NaOH भी हमारा क्या कहलाएगा, बर्क गुजार या इलेक्ट्रोलाइट्स। बहुत सारे दूसरे एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तमाम जो हैं पानी में हल होने के बाद हमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस देंगे, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे H2SO4 की बात करें तो हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और SO4 डाई निगेटिव मिलेगा। HNO3 में H पॉजिटिव और NO3 निगेटिव मिलेगा। KOH में K पॉजिटिव और OH निगेटिव मिलेगा। तो इस तरीके से ये तमाम जो है आयंस देंगे, इसलिए इन तमाम को हम कहेंगे बर्क गुजार या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की दो किस्में होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स दो किस्म के होते हैं, एक को कहा जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या कवी बर्क गुजार, और दूसरे को कहा जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स या कमज़ोर बर्क गुजार। तो बर्क गुजार का ये क्लासिफिकेशन हम किस बुनियाद पे करेंगे, तो बर्क गुजार का ये क्लासिफिकेशन किया जाता है आयंस के बनने की तादाद की बुनियाद पर। मतलब कितने आयंस बन रहे हैं उस बुनियाद पर हम कहते हैं, उसको तकसीम करते हैं कवी बर्क गुजार और कमज़ोर बर्क गुजार में। तो चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं कि कवी बर्क गुजार क्या होगा और कमज़ोर बर्क गुजार क्या होगा। तो कवी बर्क गुजार या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम किसे कहेंगे, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमें ज़्यादा मिकदार में आयंस देते हों, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो हमें ज़्यादा मिकदार में आयंस देते हों वो क्या कहलाएंगे, कवी बर्क गुजार। तारीफ सिंपल सी डेफिनेशन है, ऐसा बर्क गुजार जो ज़्यादा मिकदार में आयंस तैयार करता हो कवी बर्क गुजार कहलाता है। मतलब जैसे ही हम इसे पानी में हल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मिकदार में हमें आयंस हासिल होंगे, इसलिए हम इसे कहेंगे कवी बर्क गुजार। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने देखा HCl को हल करने के बाद हमें H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं। तो सपोज़ हमने 100 HCl के आयंस लिए तो क्या होगा, HCl चूँकि कवी बर्क गुजार है इसलिए मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स है HCl के वो टूट जाएंगे आयंस में। तो
हम सपोज करते हैं कि 98 मॉलिक्यूल्स टूट गए, तो रिमेनिंग बचेंगे कितने? सिर्फ 2 ही HCl के मॉलिक्यूल बचेंगे, बाकी के 98 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाएंगे किसमें? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो 98 डिसोसिएट होंगे तो कितने H पॉजिटिव मिलेंगे हमें? 98 मिलेंगे, और Cl कितने मिलेंगे? वो भी 98 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें, अगर हम यहाँ देखें तो 100 में से 98 मॉलिक्यूल टूट रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में आइंस टूट रहे हैं, आइंस हासिल हो रहे हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? कवि बरकगुजार या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। और दूसरे एग्जांपल्स अगर हम देखें तो तमाम जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कवि तेज़ाब हैं, वो कवि बरकगुजार होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में आइंस देते हैं, जैसे HBr, HI, HNO3 या सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह। ये तमाम जो है पानी में हल करने के बाद बहुत ज़्यादा मिकदार में आइंस देंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के। उसी तरीके से कवि तेज़ाब NaOH, KOH या बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आइंस देंगे। उसी तरीके से सॉल्ट जो है ये भी कवि बरकगुजार होते हैं। अब कमज़ोर बरकगुजार की अगर हम बात करें तो इसी का क्या होगा? माकूस होगा कि ऐसे बरकगुजार जो कम मिकदार में आइंस तैयार करते हो क्या कहलाएंगे? कमज़ोर बरकगुजार कहलाएंगे। मतलब यहाँ पर आइंस बनने की तादाद जो होंगी वो कम होगी, तो कम मिकदार में आइंस तैयार करेंगे, इसलिए हम उसे कहेंगे कमज़ोर बरकगुजार। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड को हम पानी में हल करते हैं तो हमें मिलता है CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आइंस। तो यहाँ पर भी हमें आइंस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आइंस की तादाद होगी वो तादाद कैसी होगी? कम होगी। इसलिए ये क्या कहलाएगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाएगा। तो हम एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं कि हमने यहाँ पे 100 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स लिए, जिसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल जो है वो टूटे हैं और 90 मॉलिक्यूल जो है वो अनडिसोसिएट है, मतलब वो टूटे नहीं हैं, वो आइंस में तब्दील नहीं हुए हैं। सिर्फ कितने हुए हैं? 10 मॉलिक्यूल्स टूटे हैं। तो हमें आइंस कितने मिलेंगे? 10 हमें मिलेंगे CH3COO नेगेटिव, और 10 ही हमें क्या मिलेंगे? H पॉजिटिव आइंस। तो 100 में 100 मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व करने के बाद सिर्फ कितने आइंस मिल रहे हैं हमें? 10। तो यहाँ पर आइंस की जो तादाद है वो कैसी है? कम है। इसलिए ऐसे बरकगुजार क्या कहलाएंगे? कमज़ोर बरकगुजार। अदर एग्जांपल्स की बात करें हम तो हमारे पास वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं, HF है या कार्बोनिक एसिड है या फास्फोरिक एसिड है। ये तमाम जो है आइंस तो तैयार करेंगे, लेकिन आइंस की तादाद कैसी होगी? कम होगी। वैसे ही वीक बेस है, जैसे अमोनिया है, उसके बाद इथिलीन अमाइंस है, ये भी आइंस तैयार करेंगे लेकिन बहुत कम मिकदार में तैयार करेंगे। इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम कहते हैं कमज़ोर बरकगुजार या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स डिसाइड करने के लिए एक टर्म पेश की गई जिसे कहा जाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस या तज्जियाती शरह। तो तज्जियाती शरह या डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस होता क्या है, ये डिस्कस करने से पहले हम उसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। तो डिफ़ाइन हम इस तरीके से कर सकते हैं कि तवाज़ुन की हालत में तज्जिया शुदा सालमात की तादाद और कुल सालमात की तादाद का तनासुब तज्जियाती शरह कहलाता है। इसके मानी क्या हुए कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, तवाज़ुन की हालत आ जाएगी, तो तवाज़ुन की हालत में तज्जिया शुदा सालमात की तादाद, मतलब कितने सालमात डिसोसिएट हुए हैं आइंस में, कितने सालमात आइंस में तब्दील हुए हैं, वो तादाद, और कुल सालमात की तादाद, मतलब कितने सालमात हमने लिए थे पानी में हल करने के लिए, इनका जो तनासुब है वो तनासुब क्या कहलाएगा? तज्जियाती शरह या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे हम अल्फ़ा से जाहिर करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हम इस डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल था HCl हमें क्या देता है? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस। इससे पहले हमने देखा कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए HCl के, उसमें के 98 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गए, टूट गए हैं, किसमें? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आइंस में। तो हमें
98 H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे और 98 क्या मिलेंगे, Cl निगेटिव आयंस मिलेंगे। तो तज्जियाती शरह इसकी कितनी होगी, तो तज्जियाती शरह अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तज्जियाशुदा सालमात की तादाद डिवाइडेड बाय कुल सालमात की तादाद। और तज्जियाशुदा सालमात कितने हैं, 100 में से कितने डिसोसिएट हो गए हैं, टूट गए हैं, तो 100 में से कितने डिसोसिएट हो गए हैं, 98 डिसोसिएट हो गए। इसलिए तज्जियाशुदा सालमात की तादाद कितनी हो जाएगी, 98। और हमने कुल सालमात कितने लिए थे, हमने कुल सालमात कितने लिए थे, 100 लिए थे, इसलिए कुल सालमात की तादाद हमारे पास हो जाएगी 100। तो इन दोनों का जो तनासुब है वो तनासुब क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस, मीन्स कितना आएगा, 0.98। तो 0.98 हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस। यहाँ पे हमें एक बात याद रखनी है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा आएगा, नियरली 1 तक आएगा, 1 से कम ही होगा लेकिन नियरली 1 आएगा। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे या कमज़ोर बरक़ुज़ार होंगे उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम आएगा। यहाँ पे हम इस बात को याद रखेंगे, 1 से ज़्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 100 में से 100 मॉलिक्यूल्स भी डिसोसिएट हो गए तो 100 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 1 आएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस कितना होगा, 1 होगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस 1 रहेगा या 1 से कम रहेगा। उसके बाद एक और टर्म्स हमें यहाँ पे देखनी है जिसे कहा जाता है परसेंटेज डिसोसिएशंस। जैसे हम फीसद निकालते हैं वैसे ही डिसोसिएशंस का परसेंटेज हम निकालेंगे। तो परसेंटेज किस तरीके से निकालेंगे, यही डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें परसेंटेज डिसोसिएशंस हासिल हो जाएगा। फार्मूला अगर हम चाहें तो किस तरीके से होगा, तज्जियाशुदा सालमात की तादाद अपॉन सालमात की कुल तादाद इनटू क्या हो जाएगा, 100। यही एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या होगा, 98 अपॉन 100 इंटू क्या होगा, 100 होगा। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 98%। तो इस तरीके से परसेंटेज डिसोसिएशंस क्या हो जाएगा, 98%। तो यहाँ पर भी फिर से हम याद रखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसका जो परसेंटेज डिसोसिएशंस होगा वो ज़्यादा होगा, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट रहेंगे उनका परसेंटेज डिसोसिएशंस क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वहाँ पे कम आयंस टूटेंगे इसलिए परसेंटेज भी कम होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा आयंस टूटेंगे इसलिए उसका परसेंटेज भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बातें थी इलेक्ट्रोलाइट्स और डिग्री ऑफ डिसोसिएशंस की। अब हम बात करते हैं तेज़ाब और असास, एसिड और बेस। तो एसिड और बेस को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना नज़रिया पेश किया। हमारे सिलेबस के हिसाब से हमें 3 नज़रियात देखने हैं, जिसमें से पहला हमारा नज़रिया है अरहेनियस का नज़रिया या अरहेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। तो अरहेनियस के मुताबिक कौन सी चीज़ें तेज़ाब होती है, कौन सी चीज़ें असास होती है, ये हमें इसमें देखना है। तो अरहेनियस ने जो एसिड और बेस को डिसाइड किया, तय किया, वो आयंस बनने की तादाद पे किया, आयंस किस किस्म के बन रहे हैं उसके मुताबिक उसने ये बताया कि कौन तेज़ाब होगा और कौन असास होगा। तो अरहेनियस के मुताबिक तेज़ाब वो शय है जो पानी में हल होने के बाद H पॉजिटिव आयंस देती है। यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है अरहेनियस की थ्योरी में, कि शय को एसिड या बेस हम तभी कह सकते हैं जब हम उसे क्या कहेंगे, पानी में हल करेंगे। पानी में हल करने के बाद अगर वो H पॉजिटिव आयंस देगा तो ऐसी शय क्या कहलाएगी, तेज़ाब कहलाएगी, एसिड कहलाएगी। तो तारीफ एक बार आप फिर से देख लें कि वो शय जो पानी में हल होने पर H पॉजिटिव आयंस खारिज करती हो या तैयार करती हो उसे हम क्या कहते हैं, तेज़ाब कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशंस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल्स HCl हमने देखा है इससे पहले कि HCl पानी में हल करने के बाद क्या देगा,
H पॉजिटिव आयंस देता है। तो जैसे ही HCl ने H पॉजिटिव आयंस तैयार किए पानी में हल होने के बाद, तो ये क्या कहलाएगा, अरहेनियस के मुताबिक तेज़ाब कहलाएगा। उसी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल देखें HNO3 को भी हम जब पानी में हल करेंगे तो क्या मिलेगा, H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, तेज़ाब हो जाएगा। और दूसरे एग्जांपल्स हमारे पास हैं जैसे HBr, HI, सल्फ्यूरिक एसिड, HClO3, ये तमाम जो है पानी में हल होने के बाद H पॉजिटिव आयंस तैयार करते हैं, इसलिए ये तमाम जो है अरहेनियस के मुताबिक क्या है, तेज़ाब है। उसके बाद दूसरा हमें देखना है कि बेस किसे कहते हैं। तो अरहेनियस ने डिफाइंड बेस को इस तरीके से किया कि वो शय जो पानी में हल होने पर OH निगेटिव आयंस खारिज करती है, असास कहलाती है। मतलब पानी में हल होने के बाद कौन से आयंस तैयार करेगी, वो OH निगेटिव आयंस तैयार करेगी। OH निगेटिव आयंस अगर हमें मिलते हैं तो वो असास कहलाएगा, और अगर OH निगेटिव आयंस नहीं मिलते हैं तो वो असास नहीं कहलाएगा। ये किसके मुताबिक है, अरहेनियस के मुताबिक। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH को जब हम पानी में हल करते हैं तो क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। OH निगेटिव आयंस यहाँ पे हमें मिल रहा है, इसलिए NaOH क्या है, हमारा असास है। उसी तरीके से दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें KOH को भी जब हम पानी में हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, K पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस। यहाँ पे OH निगेटिव आयंस मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है, असास है। दूसरे एग्जांपल्स भी हमारे पास हैं जैसे NH4OH, बेरियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तमाम जो है पानी में हल होने के बाद हमें क्या देंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको OH, तो यहाँ OH निगेटिव आयंस मिलेगा, तो ये क्या कहलाएंगे, असास कहलाएंगे। अब अरहेनियस की थ्योरी में बहुत सारी खामियां थी, जिसकी वजह से दूसरे नज़रियात एसिड और बेस के मुतालिक पेश किए गए। तो अरहेनियस की नज़रिए में कौन कौन सी खामियां थी, हम ये देख लेते हैं। कि पहली खामी तो ये थी कि अरहेनियस ने ये नज़रिया सिर्फ आबी महलूल पर ही एप्लीकेबल किया। मतलब अगर किसी शय को दूसरे महलूल में अगर हम डुबोते हैं या हल करते हैं तो वहाँ पर अरहेनियस का नज़रिया हम अप्लाई नहीं कर सकते। वहाँ हम अरहेनियस के मुताबिक ये नहीं बता सकते कि वो तेज़ाब है या असास है। सिर्फ किस महलूल में बता सकते हैं, आबी महलूल में। इसके अलावा अगर दूसरा कोई महलूल लेंगे तो हम वहाँ अरहेनियस का नज़रिया अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक खामी। दूसरी खामी ये थी कि अरहेनियस ने कहा कि तेज़ाब और असास जब आपस में अमल करते हैं तो नमक और पानी तैयार होता है। मतलब अरहेनियस के मुताबिक तेज़ाब और असास जब भी अमल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नमक और पानी मिलेगा। लेकिन बहुत सारे तेज़ाब और असास ऐसे हैं जो आपस में अमल करने के बाद पानी तैयार नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल NH3 और HCl। यहाँ पे NH3 एक असास है और HCl एक तेज़ाब है। ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ NH4Cl तैयार हो रहा है, ये नमक ही तैयार हो रहा है। यहाँ पर पानी का सालमा तैयार नहीं हो रहा है। जबकि अरहेनियस ने ये कहा कि तेज़ाब और असास आपस में मिलकर नमक और पानी तैयार करते हैं। तो ये एक खामी है अरहेनियस की नज़रिए की। तीसरी खामी ये है कि अरहेनियस ने कहा कि तेज़ाब और असास पानी में हल होकर H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस तैयार करते हैं, जबकि बहुत से ऐसे तेज़ाब हैं जो पानी में हल होने के बाद H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयंस तैयार नहीं करते, फिर भी वो तेज़ाबी और असासी खासियत रखते हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये तेज़ाबी खासियत रखता है लेकिन ये H पॉजिटिव आयंस खारिज नहीं करता, लेकिन फिर भी तेज़ाबी खासियत रखता है। अरहेनियस जो है ऐसे एसिड्स के मुतालिक कोई मालूमात नहीं देता है। उसी तरीके से NH3 ये जो है असासी खासियत रखता है लेकिन ये OH निगेटिव आयंस खारिज नहीं करता। तो ऐसे असास के मुतालिक भी अरहेनियस का नज़रिया ऐसी असासी खासियत को भी बयान नहीं कर सकता, इसलिए ये भी एक खामी है अरहेनियस के नज़रिए में। तो ये सारी खामियां हैं जो आपको
2 मार्क के लिए पूछ सकता है कि अरेनियस के नज़रिए की खामियां क्या है। तो ये हमें याद रखना है कि ये सिर्फ आबी महलूल पर ही एप्लीकेबल है। उसके बाद इसके मुताबिक तेज़ाब और असास पानी में तेज़ाब और असास जो है अमल करने के बाद नमक और पानी तैयार करते हैं, जबकि बहुत सारे तेज़ाब और असास ऐसा नहीं करते। उसी के साथ तीसरा जो है कि अरेनियस के मुताबिक तेज़ाब और असास वही चीज़ें हैं जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस देती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे तेज़ाब और असास हैं जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस नहीं देते, फिर भी वो तेज़ाबी या असासी खासियत